पेपर में दे दिया जाता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध लिखिए। तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2 या F = R/2 होता है। F फोकस दूरी होती है और जो R होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है। एग्जाम में दे देंगे एक लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। आपको वक्रता त्रिज्या दिया गया उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी जो फोकस दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। इस तरह का 1-2 न्यूमेरिकल एग्जाम में दे देते हैं या इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखकर बताते हैं कि बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन लगा देंगे, बोलेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। तो जो F = होता है वो R/2 होता है। उसके बाद से देंगे कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश का वेग और अपान में माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। तो अपवर्तनांक को n लिखते हैं या म्यू भी लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होगा 3 × 10⁸ होता है और अपान माध्यम में प्रकाश का वेग हम भी मान ले रहे हैं। उस माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक दिया गया 1.5 है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, भी निकालना है। तो भी को यहाँ ला देंगे और इसमें 1.5 में प्रकाश के वेग से जब डिवाइड करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दे देंगे और बोलेंगे उस माध्यम में प्रकाश का वेग बताइए। तो उस माध्यम के अपवर्तनांक से जब हम प्रकाश के वेग में डिवाइड करेंगे तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग निकल जाता है। उसके बाद एग्जाम में पूछते हैं एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पर रहा है तो वक्रता त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं जो दर्पण से रिलेटेड फार्मूला है 1/F = 1/u + 1/v होता है। जो ये F है ये फोकस दूरी है, u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी है और जो भी है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ये जो u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है यानी निगेटिव ली जाती है। तो वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे -1/10 माइनस इसलिए लिए गए हैं जो दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव होती है और +1/10 10 और 20 का LCM 10 होगा और इसको सॉल्व करने पे -1/20 आ रहा है। तो F = -20 सेंटीमीटर, यानी ये जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव रहती है इसलिए -20 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद से आपको वक्रता त्रिज्या पूछा गया है तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या R = 2F होता है। तो 2 × 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। उसके बाद से एग्जाम में पूछते हैं कि आवर्धन क्षमता का मान 1 है तो सही कथन है। आवर्धन क्षमता का मान 1 है तो ऑप्शन लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के बराबर है। आवर्धन क्षमता भी पूछ लेते हैं कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना बड़ा वस्तु है। यानी मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, तो 10/10 डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 है तो जितनी लंबी वस्तु है उतनी लंबी उसकी प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से ज़्यादा पूछ लेंगे तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है ज़्यादा है, और अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम पूछ लेंगे तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या है छोटी है। उसके बाद से ये पूछते हैं एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है तो इस बल्ब का प्रतिरोध होगा। हम जानते हैं कि जो P बराबर होता है V × I होता है और ओम के नियम के हिसाब से V = I × R होता है, इसलिए I = V/R होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो P = V × V/R यानी V² R भी लिख सकते हैं। तो ये P यानी वाट के जगह पर हम 100 लिख देंगे और V के जगह पर 220 × 220/R और R इसको कट पीट करके 484 ओम आ जाएगा। यानी इस तरह का न्यूमेरिकल एक ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है या सीधे सीधे 2 नंबर में दे दिया जाएगा कि किसी वोल्ट पर 220 वोल्ट लिखा है किसी बल्ब पर और 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है तो उस बल्ब का प्रतिरोध बताइए। उसके बाद से ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी 6 नंबर में भी पूछ लेते हैं। निम्न चित्र में I और R का मान बताइए। आपको इस तरह का एक चित्र बना कर दे देंगे, बोलेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, कभी 18 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, कभी 20 वोल्ट की बैटरी, और इस तरह का एक चित्र दे देंगे। बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध निकालिए और I का मान निकालिए यानी धारा का मान निकालिए।
तो ये देख रहे हैं 10 ओम और 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये R बराबर 60/11 ओम हो जाएगा। तो ये 60/11 ओम और ये जो 10 ओम है ये श्रेणी में हो जाएंगे, तो कुल प्रतिरोध 60/11 प्लस 10 यानी 170/11, इसको कट करेंगे तो 15.45 ओम हो जाएगा। यानी जो पूरा प्रतिरोध होगा वो 15.45 ओम हो जाएगा। ओम के नियम के हिसाब से हम जानते हैं V बराबर I/R होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि V यानी जो बैटरी दिया गया है उसका वोल्टेज 18 वोल्ट है, कभी 12 वोल्ट दे देंगे, तो जितना वोल्ट दिया जाएगा उसके जगह पर हम V का मान रखेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे हम 18 रख देंगे और R का मान 15.45 और I बराबर इसमें जब 18 में 15.45 से डिवाइड करेंगे तो 1.16 एम्पियर आ जाएगा। यानी जो पूरा प्रतिरोध होगा वो 15.45 ओम होगा और जो उसमें बहने वाली जो सर्किट में धारा है 1.61 एम्पियर होगी। उसके बाद से एग्ज़ाम में पूछते हैं सब कि बायोलॉजी से पूछेंगे कि बताइए बोमन संपुट भाग है। ये जो बोमन संपुट होता है वो वृक्क यानी किडनी का भाग होता है। उसके बाद से पूछते हैं जठर रस पाया जाता है। जो जठर रस है वो अमाशय में पाया जाता है। जठर रस अमाशय में पाया जाता है। एग्जाम में दे देंगे कि जठर रस पाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन लगा देंगे, अमाशय में, उसके बाद से पूछ लेंगे ग्रास नली में, उसके बाद से बड़ी आंत में, छोटी आंत में, और इस तरह का लगाकर पूछेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर रस कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। उसके बाद से पूछेंगे जल का परिवहन करता है, यानी जो पेड़ पौधों में जो जल जड़ से उन समूह को तनों पत्तों तक जाता है वो कैसे जाता है? जौ से जल और जौ से जाइलम। जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में आएगा कि भोजन का परिवहन करता है, यानी पेड़ पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो कैसे होता है? भोजन को इंग्लिश में फूड बोलते हैं और इसका फ्लोएम, यानी भोजन का जो परिवहन होगा वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से पूछते हैं ग्लूकोज किस में टूटता है? जो ग्लूकोज टूटता है वो पाइरूवेट में टूटता है। जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में टूट जाता है। उसके बाद से पूछेंगे पौधों में भोजन किस रूप में पहुंचता है? जो पौधे हैं उनमें भोजन किस रूप में पहुंचता है? पौधों में भोजन सुक्रोज के रूप में पहुंचता है। जो भी पौधों में ग्लूकोज के रूप में नहीं पहुंचता है, सुक्रोज के रूप में पौधों में भोजन पहुंचता है। उसके बाद से पूछते हैं निषेचन कहाँ होता है? जो निषेचन होता है वो अंडाशय में होता है। ऑप्शन लगा देंगे अंडाशय में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, इनमें से सभी। इस तरह का ऑप्शन लगा करके एक ऑप्शन सही रहेगा। निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाशय में। उसके बाद से चित्र बना कर दे देंगे, बोलेंगे ये पुष्प का मादा भाग का चित्र है। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे ए लिख देंगे, बोलेंगे इस ए भाग का नाम है, ये वर्तिकाग्र है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पतला वाला भाग है ये वर्तिका है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये अंडाशय है, और ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है? पुष्पासन है। या एग्जाम में दे दिया जाएगा निम्न में कौन सा पुष्प का मादा भाग है? तो उसमें एक ही ऑप्शन मादा का दिया जाएगा और 3 नर का दिया जाएगा। तो जो नर का भाग होता है वो पुंकेसर होता है, परागकण होता है और परागकोश होता है, और एक ऑप्शन लगा देंगे वर्तिकाग्र। या चित्र बना कर दे देंगे कि बताइए ये कौन सा है? ये वर्तिकाग्र है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? वर्तिका है, और ये जो दिख रहा है ये पूरा ये अंडाशय है, और ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है ये वाला ये पुष्पासन है। उसके बाद से एग्जाम में बोला जाएगा लार में पाया जाता है। लौ से लार, लौ से लाइसोजाइम, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? लाइसोजाइम पाया जाता है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। वैसे लार में 2-3 और एंजाइम पाए जाते हैं जैसे डायस्टेज और टाइलिन, तो ये लार में लाइसोजाइम इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद से पूछते हैं जल का अवशोषण होता है। जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। जब बड़ी आंत में जल का अवशोषण सही से नहीं हो पाता है तो डायरिया यानी लूज मोशन हो जाता है, यानी जो जल का अवशोषण होगा वो बड़ी आंत में होता है। उसके बाद से पूछेंगे वृक्क की इकाई है। जो नेफ्रॉन होते हैं वो वृक्क की इकाई होते हैं। एग्जाम में दे दिया जाएगा वृक्क की इकाई है, यानी किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होता है। उसके बाद से पूछते हैं लैक्टिक अम्ल बनता है। जो लैक्टिक अम्ल, जैसे जो एथलीट होते हैं जो दौड़ते हैं तो दौड़ने पर देखते होंगे कि हल्का हल्का पैरों में दर्द होने लगता है, तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? पैरों में इकट्ठा हो जाता है, मांसपेशियों में क्या होने लगता है? इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है? ये मांसपेशियों में बनता है। उसके बाद एग्जाम में आपसे केमिस्ट्री से पूछ लिया जाएगा निम्न तत्व में कौन तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा? तो देखिए जो
हाइड्रोजन से ऊपर हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। पर जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन से रिलीज करेगा, लिथियम भी करेगा, सोडियम भी करेगा। पर कापर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर सही होगा कापर। निम्न में कौन सा तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेगा? तो जो भी तत्व हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसमें कापर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से आपको दे दिया जाएगा कि उगते तथा डूबते समय सूरज लाल दिखाई देता है क्यों? तो उगते तथा डूबते समय सारे रंगों का क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है, यानी प्रकिरण के वजह से हमको उगते तथा डूबते समय सूरज क्या होता है, लाल दिखाई देता है। यानी सारे रंग रास्ते में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसी बिखरने को क्या बोलते हैं, प्रकिरण। सिर्फ लाल रंग ही हमारे आंखों के पास पहुंच जा पाता है, इसलिए हमको सूरज क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगर एग्जाम में आ गया उगते तथा डूबते समय सूरज लाल दिखाई देता है क्यों, बताइए, तो यही लिखना है कि उगते तथा डूबते समय जो सारे रंग होते हैं रास्ते में बिखर जाते हैं, यानी प्रकिर्णित हो जाते हैं। सिर्फ लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए उगते तथा डूबते समय हमको सूरज क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया उगते तथा डूबते समय सूरज लाल दिखाई देता है, तो उस एक ऑप्शन रहेगा प्रकिरण के कारण, तो यही वाला ऑप्शन सही है, प्रकिरण वाला। उसके बाद से पूछेंगे बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? बादल जो सफ़ेद दिखाई देते हैं वो परावर्तन की वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि बादल में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो सूरज की रोशनी को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, और परावर्तित करने की वजह से ये बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। उसके बाद से पूछा जाएगा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है क्यों? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। कारण यह है कि अंतरिक्ष में धूल के कण नहीं होते हैं, जिसकी वजह से धूल के कण नहीं होने की वजह से सूरज की रोशनी का क्या होता है, प्रकिरण नहीं होता। सीधे सीधे सूर्य जो सूरज की किरणें होती है वो निकल जाती हैं, इसलिए किसी भी रंग का प्रकिरण नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। उसके बाद से पूछते हैं केमिस्ट्री में धावन सोडा का सूत्र होता है, तो जो धावन सोडा का सूत्र होता है वो Na2CO3 × 10H2O होता है। उसके बाद से दे देंगे CO कौन सा समूह है, CO को हम कीटोनिक समूह बोलते हैं। और बोल देंगे क्लोरीन 17 का आवर्त और समूह है, तो क्लोरीन जो 17 होता है इसका आवर्त बराबर 3 होगा और इसका जो समूह होता है वो 17 होता है। आपको एग्जाम में इस तरह का दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताइए ये क्या है। पहले तो ये क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये पूछनी है कि ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जिसमें 3 बॉन्ड पाया जाता है उसको एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं इसको, एल्काइन, इसको एल्काइन बोलते हैं। और 2 बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन बोलेंगे, और 1 बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्केन बोलते हैं। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। प्रोपेन है, उसमें आपको 4 ऑप्शन लगा देंगे, तो ये जो प्रोपेन है C3H8 को ही क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। उसके बाद से पूछा जाता है कि अगर एग्जाम में दे दिया जाए कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोपेनॉल बोलते हैं, या एग्जाम में दे देंगे प्रोपेनॉल का सूत्र होता है, इस तरह का दे देंगे। उसके बाद से पूछते हैं परागकण कहाँ पाए जाते हैं, जो परागकण होते हैं वो परागकोश में पाए जाते हैं। उसके बाद से पूछा जाता है मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, मौ से मेंडल, मौ से मटर, यानी मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। एग्जाम में दे देंगे ये 2 बार कैपिटल R है, इसका मतलब क्या है, ये गोलाकार होता है। अगर 2 बार स्मॉल R दे देंगे तो झुर्रीदार होगा, 2 बार कैपिटल Y दे देंगे तो पीला होगा, 2 बार स्मॉल y दे देंगे तो हरा होता है। उसके बाद से पूछते हैं पृथक्करण के नियम में फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकली देखने में कैसा लगता है। तो लंबा संबंध बौना में जो अनुपात था 3:1, यानी पृथक्करण के नियम में जो फिनोटाइप था 3:1 था, यानी लंबा संबंध बौना का जो अनुपात था वो 3:1 का था। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर बोर्ड में बनाया जाता है।